लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब निगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब यह दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। फिर आपको यह भी ध्यान हो, आज उनके अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में। यही बोला था ना आप सबने, और ये तो उनका बड़ा चिर परिचित डायलॉग रहा है। और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, मगर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था। कुछ होता थोड़ी था भारत में। अच्छा ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। दूसरी बात, वो सब डॉक्टर इंजीनियर तो सब आजादी के बाद नेहरू जी की कृपा से बनने शुरू हुए। और डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का आपने नाम सुना होगा, वो चाइना और जापान की वॉर में मदद करने के लिए 1930-32 में डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे। और हमारे विचार परिवार के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ लिए थे 1920 में ही। मैं सिर्फ ये यथार्थ बनाना चाहता हूं, भारत की वायुसेना 1932 में बन गई। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें उनको लीगेसी में मिली, यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूं। ये बताइए एयरलाइंस कब बनी थी? टाटा की एयरलाइंस। परंतु यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है 1998 में। जब 60% पार की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब 75% पार कर रही है तो हम भी 400 पार जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब झूठ का मुलम्मा चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं इस पे दूसरा बिंदु बताना चाहता हूं, आपको ध्यान हो, खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ेगा ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे?
3 में तो अभी सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले। तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। तो आज ये तथाकथित न्याय, देखिए कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी, जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलकर एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। आपका इतना बड़ा बैगेज, और ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, वो न्याय ये था कि हमारी फौजें मैदान में जीत के आती थीं और राजनीति की टेबल पर सब कुछ लुटा के सरकारें चली आती थीं। जैसे हम उस जमाने में एक नारा कहते थे कि फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदलकर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं, तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। हाँ, विदेशी प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय ये है कि फोटो विदेश की लग गई है। ये गंभीरता की बात है। यानी अभी तक वो विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग तो करते थे, मोदी जी से लड़ने के लिए विदेश में जाके गुहार तो लगाते थे, अब विदेश से उधार लाकर फोटो भी लगाने लगे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में और गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में एकजुटता, श्रेष्ठता के साथ हर गरीब को न्याय देता हुआ, विकास के नए पथ पर ले जाता हुआ, सुरक्षा को सुदृढ़ करता हुआ और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ, केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए, भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा, और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है, और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है। देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता, इसके ऊपर सम्यक विचार करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है। धन्यवाद। तो कोई ठोस जवाब है, जबकि राहुल गांधी जो तमाम प्रदेशों में जाकर के बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम की। तीसरी चीज सीए को लेकर भी चुप्पी। तो
कैसे देखते हैं, क्या कंफ्यूज है कहीं? नहीं, मैं बिल्कुल, जो आपने पहले कहा कि पर्सनल लॉ सुरक्षित रखा जाएगा, तो सुरक्षित नहीं, सर के ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि मैं पुनः ये बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रौंद कर पार्लियामेंट में शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। शाहबानो केस 1985, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 400 की प्रचंड मेजॉरिटी थी, यानी राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी के समय में, तो वो ये करके दिखाएंगे। वो समानता की बात नहीं करते, वो सीधे सर पे रखने की बात करते हैं। दूसरा बिंदु आपका क्या था? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, तो मुझे लगता है मगर देश की जनता को भली भांति समझ में आए। अगला आपका तीसरा बिंदु था, हाँ, सीए को लेकर मैं अवश्य बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों को और जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, सीए को लेकर 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी गठित हुई जिसमें था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करना है। उस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। उसमें जो सदस्य थे उसमें जनेश्वर मिश्रा जी, ध्यान दें, लालू प्रसाद यादव जी और सपा। उसमें सदस्य थे स्वयं लालू प्रसाद यादव जी, राजद वाले ध्यान दें। कपिल सिब्बल जी, अंबिका सोनी जी सदस्य थे, कांग्रेस वाले ध्यान दें। और उसने कमेटी ने संस्तुति जानते क्या की थी? कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को ही सिटीजनशिप देनी है। और सुनिए, 2003 एमएचए की कमेटी हेडेड बाय प्रणब मुखर्जी, जिनके सदस्यों के नाम मैंने बताए, उसके बिंदु क्रमांक 9 पे उन्होंने लिखा था कि इन देशों के मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस एक्ट के तहत नहीं देनी है। बताइए साहब, इसीलिए कहा On the telecast with me, Mehndi, big allegations, attacks by the BJP after the Congress manifesto has been released. He has particularly targeted the caste census and the guarantees that have been declared by the Congress if it were to come to power. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज देखा गया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है और मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र और घर घर की गारंटी बोला गया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तीखे जवाब दिए हैं। जिसमें सुधांशु त्रिवेदी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो बड़ी बातें और बड़े एलिगेशन सुधांशु त्रिवेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस जो है उसको भ्रम का गठबंधन बोल दिया है। साथ ही दूसरी तरफ मोदी की गारंटी की बात करते हुए भी सुधांशु त्रिवेदी दिखाई दिए और इस कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसको भ्रम फैलाने का मैनिफेस्टो सुधांशु त्रिवेदी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। साथ ही अगर बड़ी बातें जो की जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही, उसमें उन्होंने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहे जाने वाली सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, यानी कि 55 से 60 साल पुरानी शासन का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अगर उन्हें ख्वाबों ख्यालों का मौका मिले तो वो ये करके दिखाएंगे। तो ये सभी एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पर सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पुराना समय याद दिलाते हुए नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात कही है कि 1974 में नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा था। और साथ ही जो कोविड का जब समय रहा उस पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शासन में कोविड में नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है। तो साथ ही अभी तक जी एब्सोल्युटली। यहाँ पे आप हमें ये भी बताइए, ओके, राइट नाउ आई एम बीइंग टोल्ड दैट Anshu Awasthi on the telecast with me from the Congress. Anshu, big allegations being made by the BJP, particularly with regards to the caste census, particularly targeting these guarantees that the Congress has announced in terms of the promises that it is making to the people of India. What do you have to say to it? Okay, we'll get back Anshu Awasthi quickly, but Mehndi Garg stays with me on the telecast. Mehndi, let's understand, यहाँ पर जब कास्ट सेंसस की बात होती है, सबसे बड़ा जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया कास्ट सेंसस के बारे में और अटैक किया है कांग्रेस को कि कांग्रेस कोटा सिस्टम को एनकरेज करना चाह रही है देश के अंदर।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस पार्टी पर ये अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो कोटा सिस्टम को अप्रिशिएट कर रही है या उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कास्ट की बात करें तो इस 2024 इलेक्शन के लिए उन्होंने 4 जातियों के बारे में बीजेपी ने बात की है। वो किसी और दूसरी जाति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है यानी कि बीजेपी का कहना है कि इस इलेक्शंस में या इस बारे में 4 जातियां हैं, यानी कि ज्ञान का जो फैक्टर है, जो गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, महिलाएं हैं, इनको बीजेपी कास्ट या जाति लेकर चल रही है। इसी वजह से या इसी को देखते हुए जो कांग्रेस की रणनीति है या जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको पॉइंट आउट करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े एलिगेशन कास्ट सेंसस को और कोटा सिस्टम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। जी Okay, हमारे साथ बने रहिए मेहंदी। अंशु अवस्थी on the telecast with me. Anshu, what do you have to say, particularly, full-blown targeted attack on the Congress about caste census, about particularly the guarantees that they have announced, you have announced, and saying that you're mirroring the BJP focus, BJP schemes, BJP welfare projects for the farmers, for the youth, for the women, and for the poor of the country. मैं देख के दंग हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है कि कभी भी कोई जनहित की बात करिए तो चले आते हैं मुंह उठाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू कर दिया विरोध। क्या कास्ट सेंसस इस देश में नहीं होना चाहिए? क्या देश में लोगों की गणना नहीं होनी चाहिए कि किसका क्या सोशल स्टेटस है, क्या किसका जो है इकोनॉमिकल स्टेटस है? आखिर बीजेपी को क्या हो गया है? क्या उनके लिए देश सिर्फ 2 लोग हो बचे हैं क्या? जो प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्र वही उनके लिए देश है? बाकी इस देश के 140 करोड़ लोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं तो इस बात को देख के हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी हार की हताशा में जिस तरीके से डे बाय डे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है और अपना संतुलन बीजेपी के नेता खोते चले जा रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि इनको तो चिरंजीवी जो कांग्रेस की योजना मैनिफेस्टो में है 25 लाख का बीमा, उसकी जरूरत सबसे पहले तो भाजपा के लोगों को पड़ेगी। 4 जून के बाद देखिएगा पहली कैबिनेट में। पर अंशु, यहाँ पे कास्ट सेंसस का बात आता है, सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कास्ट सेंसस का। और जब से कांग्रेस ने इसको अनाउंस किया है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्लगफेस्ट दिखाई दिया है पूरे देश के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। जब कास्ट सेंसस की बात आए, बीजेपी प्रश्न उठा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस देश को विभाजित करना चाहती है कास्ट के बेसिस पे, कास्ट कोटा को वापस लाना चाहती है देश के अंदर। जो दिन रात देश को बांटने, विभाजन करने के बारे में सोचते रहते हैं, उनको हर एक व्यक्ति उसी तरीके से दिखाई पड़ता है। हम देश में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, पंच न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। इस देश के प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। आप एक व्यक्ति को 609 नंबर से विश्व का सबसे बड़ा आदमी बना देते हैं, देश के आम आदमी को आप लाइन में लगाकर खड़ा करते हैं, नोटबंदी जीएसटी में मारते हैं, 700 किसानों की जान लेते हैं। ये बांटने का काम बीजेपी कर रही है या हम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? और सबसे बड़ी बात, 10 साल से सरकार में है, अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी बीजेपी की मैनिफेस्टो लेकर आ पाए। कहां है भाजपा का झूठा पत्र? क्योंकि 2 पिछले मैनिफेस्टो आए वो झूठ साबित हुए, इसलिए बीजेपी के नेता डर से नहीं ला रहा है। देश जानता है कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, उनका जो मैनिफेस्टो है इसीलिए उसको लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हम तो सवाल कर रहे हैं कि आखिर भाजपा का मैनिफेस्टो कहां है? रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ कांग्रेस को गाली देने जा रहे हैं? आप देश की जनता को बताने के लिए आपके पास, आप तो 50 साल का ब्लूप्रिंट बीजेपी बताती थी कि हम 2047 तक शासन करेंगे। उनके पास इस चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं, उनके हाथ में क्या वो बात करेंगे? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.